डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो बहुत लेट हुई थी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत टाइम पहले हो चुकी थी। उनकी जो डिस्कवरी के जो पीछे जो कारण था वो था बेटा क्योंकि वो चार्ज थे। ठीक है, अगर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जब मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, है ना। तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी उस चार्ज होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमें पता है ये वाली बात कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत लेट जाके हुई थी। ठीक है, न्यूट्रॉन तो बिल्कुल ये लगा लो कि 1932 के अंदर जाके डिस्कवर हुआ था। इससे पहले तो मतलब ये मान के कि भाई एटम है, एटम के अंदर एक मतलब थोड़े से प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मतलब प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मान के जे थॉमसन ने अपना मॉडल भी दे दिया था, जो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। जे थॉमसन ने जो वाटरमेलन वाला मतलब जो अपना मॉडल बताया था, रदरफोर्ड ने भी अपनी एक्सप्लेनेशन कर दी थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो उसके बहुत लेट जाके हुई थी, यानी कि उसके बहुत बाद जाके हुई थी। ठीक है, पॉइंट ये था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों नहीं हो पाई थी बेटा, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। इस वजह से ये बहुत लेट जाके क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। लेकिन पॉइंट ये है, ये डिस्कवर चाहे भले ही हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1932 में हुआ था, लेकिन इसके होने की आशंका, मतलब पॉइंट ये है कि कुछ ना कुछ तो है। मतलब ये आशंका कि प्रोटॉन ऐसा नहीं है, एटम जो है, एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ न कुछ और पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल भी है। ये वाली आशंका आप ये बोल सकते हो कि ये वाला अंदेशा बहुत पहले से हो गया था। ठीक है, यानी कि 1913 के आसपास मोजले जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसको भी अंदेशा हो गया था कि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से अलग भी कुछ है न्यूट्रॉन के बारे में, लेकिन उसको नहीं पता था कि है क्या, वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे। आप सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे पता था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से अलग भी कुछ है। पॉइंट क्या था बेटा, एक्चुअली जब वो मास को मेजर कर रहे थे तो वो वाला जो मास था, वो मास एक्चुअल मास से जितना आना चाहिए, जितना वो मान के चल रहे थे, वो एज्यूम करके चल रहे थे कि इसमें इतने प्रोटॉन और इतने इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से जो मास होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मास आ रहा था। अगर मास अगर ज्यादा आ रहा है, जितना वो मान लो, एज्यूम कर लेते हैं, ये तो जैसे 20 ग्राम इतना नहीं होता है वैसे, मतलब इतने मान लेते हैं, एक एटम का मास तो AMU एटॉमिक मास यूनिट इस फॉर्म में लिखते हैं हम, है ना, इतना हो। ठीक है, इतना आ रहा हो और आना चाहिए, मान लो मतलब मास तो आ रहा है 30 ग्राम, और जब इन दोनों का जो आपने गिने और इनका मास अगर गिन रहे हो तो मान लो 20 ग्राम आ रहा हो, तो उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि जो मास को जब वो वे कर रहे थे, यानी कि उसको मेजर कर रहे थे, तो वो तो ज्यादा आ रहा था। और जब वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अलग अलग से निकाल के जब उसको सम कर रहे थे, तब तब कुछ और आ रहा था। तो मतलब उनको ये हो गया था कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टिकल भी है, यानी कि कोई सब एटॉमिक पार्टिकल भी है जो हमें पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, लेकिन इस डिस्कवरी को, इसको बाद में सॉल्व किया था जेम्स चैडविक ने। तो एक साइंटिस्ट थे जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है जेम्स चैडविक। ठीक है, उसने ये वाली पहेली सुलझाई थी। ठीक है, चैडविक ने क्या किया था, उसने किस तरीके से इस चीज को मतलब डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को, उसकी बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है केमिकल रिएक्शंस, एक होती हैं केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि सिंपल आपका, आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर हम क्या करते हैं, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो हमारा CO2 बन गया, यानी कि यहाँ पे कार्बन रहा और ऑक्सीजन रहा। ऐसा तो नहीं हो गया ना कि नाइट्रोजन आ गया यहाँ पे। पॉइंट ये है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टी, पॉइंट ये है क्यों नहीं बदला, क्यों क्यों सिर्फ कार्बन से कार्बन बना, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन आ रहा है, नाइट्रोजन नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बाहर से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। और किसी भी एटम की जो आइडेंटिटी होती है वो तो प्रोटॉन से होती है। सिंपल है कि 6 जिसमें होंगे वो कार्बन, क्योंकि वो प्रोटॉन को देखते हैं।
ठीक है, हम प्रोटॉन से ये बताते हैं कि प्रोटॉन के नंबर्स काउंट करके और ये बताते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर एटम है। सिंपल ये वाली कहानी है। तो हम अगर आप इस चीज को थोड़ा सा गौर से सोचोगे तो सोचो बेटा, कभी हम एटम को चेंज नहीं करते हैं। तो ये जो ये रिएक्शंस हम पढ़ते हैं ना, ये होती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है और बॉन्ड टूट रहे हैं और बन रही हैं। लेकिन एक और तरह की रिएक्शंस होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। अब आपको एक तीसरी तरह की दूसरे टाइप की रिएक्शंस बताएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। यानी कि जिसके अंदर प्रोटॉन, आप सोचने वाली बात ये है बेटा कि इन वाली जो रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट क्यों कर रहा था, क्योंकि देखो दो चीजें ध्यान रखनी है। अब एक्चुअल मॉडल बता देती हूँ पहले, बाद में हम और चीजों को डिस्कस करेंगे। एक चीज आपको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेनी है, क्या रखना है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, वो एटम के सेंटर में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस जो एटम है, उस जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत दूर तक फैले होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप ये मान के चलिए कि अगर इसके कंपैरेटिवली एटम का साइज इतना बड़ा है ना, साइज तो किसको बोलते हो कि जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जहां तक क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस पूरे को क्या बोलते हैं, एटम का साइज बोलते हैं। तो आपको एक जर्नल कंसेप्ट पढ़ाती हूँ बेटा, बिल्कुल दिमाग में रखना कि अगर पूरा साइज ये है ना, तो मतलब मोस्टली चार्ज आपका मोस्टली जो मास होता है ना एटम का, वो इस सेंटर में होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल थोड़ी सी जगह में बैठते हैं, ये न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत बड़े एटम के अंदर, ठीक है, आप ये लगा लो कि अगर आपका घर है, ठीक है, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, जस्ट हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने घर को तो न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, और आप अपने घर से 5 या 6 किलोमीटर तक चले जाओ, इतनी दूर तक आप ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हो। पॉइंट ये है कि अगर इतना बड़ा आपके घर से 5 या 6 किलोमीटर तक की दूरी हो, ठीक है, और वहां तक क्या फैला हुआ हो, आप ऐसे बोल सकते हो कि पूरा ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स फैले हैं, साइज है आपका, लेकिन आपका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, और सेंटर में क्या होता है, थोड़ी सी जगह में होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थोड़ी सी जगह में बैठते हैं। तो जब नॉर्मल हम रिएक्शंस करते हैं ना बेटा, तो नॉर्मल रिएक्शंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसलिए जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारा CO2 बन गया। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट करवाया तो NH3 बन गया। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा, कभी आपने ये कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि हाइड्रोजन की बजाय कुछ और क्यों नहीं बना, हाइड्रोजन हीलियम में क्यों नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं, यानी कि ये जो सेंटर है ये वाला अफेक्टेड नहीं होता। हाइड्रोजन का सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उस टाइम पे रिएक्शंस में। ठीक है, तो एक और दूसरे टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, फिजिक्स में भी आएंगी ये वाला टॉपिक। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, जब आपका न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। पॉइंट ये होता है कि जब जहां पे प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें भी चेंजमेंट हो जाता है। अगर देखो अगर कहीं पे प्रोटॉन 7 हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे कि नाइट्रोजन है पक्का। ठीक है, मैं बोलूं कि 7 प्रोटॉन है तो आप बोलोगे नाइट्रोजन है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि 11 प्रोटॉन है तो आप बोलोगे कि सोडियम है। पॉइंट ये है कि किसी भी एटम की आइडेंटिटी किससे होती है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स से। तो यहाँ पे प्रोटॉन चेंज नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। तो इसलिए हम ये वाली नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस जो आप पढ़ते आए हो 10th में, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ी, वो सारी आपकी नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस थी। एक दूसरी जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक बात तो ये होगी हमारी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो क्या किया जेम्स चैडविक ने, अब इस
और न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत ज्यादा, आप ऐसे सुना होगा आपने कि कुछ एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब कि वो डिके हो जाते हैं, उनका प्रोटॉन भी डिके होता है, ठीक है। तो वहां पे जो चेंजमेंट होता है उस टाइप की रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे एटॉमिक बॉम्ब बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर एनर्जी से क्या होती है, बहुत, आप ऐसे बोल सकते हो वहां पे थोड़े से चेंज से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। सिंपल, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब उसने क्या किया, जेम्स चैडविक ने क्या किया था बेटा, उसने एक बेरिलियम का एटम लिया, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का होता है एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। उसने एक बेरिलियम का एटम लिया और उसके अंदर क्या करवा दिया, उसने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवा दिया। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं ये सुनो पहले, अब ये बार बार आएगा अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसको ध्यान रखना है, डबली चार्ज्ड, क्या बोलते हैं, डबली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स, हीलियम पार्टिकल। अब इसका क्या मतलब है, डबली चार्ज का क्या मतलब है, हीलियम के अंदर, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के बाद क्या आता है हीलियम, ठीक है। हीलियम के अंदर क्या होता है बेटा, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर हीलियम की बात करें तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं और आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये लिखते हो, है ना। तो इसके अंदर 4, मतलब कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 4 हो गए ना। तो 4 क्या होते हैं इसके अंदर, आप ऐसे बोल सकते हो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब हम इस तरीके से एटम को रिप्रेजेंट करवाते हैं तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करवाते हैं। तो एक सिंपल पॉइंट पे आते हैं, अगर मैं हीलियम के ऊपर मैं ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुट में अगर किसी भी एटम के यहाँ पे लिखते हैं तो वो होता है उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख दिया, और यहाँ पे अगर लिखा है तो ये नंबर ऑफ क्या होता है आपका, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी कि मास नंबर होता है, ये ध्यान रखना बेटा। तो इसके अंदर यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन में कहीं पे भी हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करवाते हैं। तो नॉर्मल जो हीलियम का एटम होता है ना, उस हीलियम के एटम को क्या कर दिया, अब हीलियम का एटम मान लो मैं कंसीडर कर लेती हूँ, तो हीलियम के एटम में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, ऐसे हो गया है ना। मान लो मेरे पास ये हीलियम का एटम है एक, तो इसके सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और इसके जो सेंटर में है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही प्रोटॉन होंगे, और इसी तरीके से इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन भी 2 ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हीलियम। अगर हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं बाहर निकाल दूं तो हीलियम के अंदर क्या बच जाएगा, कोई 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव, किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। तो सिंपल ये वाली बात होगी, ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने आपको बताया बेटा कि जब आपसे बोला जाए कि अल्फा पार्टिकल, तो डरना नहीं है कि किसको अल्फा पार्टिकल बोला जा रहा है। जो आपका हीलियम एटम होता है ना, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकाल दोगे तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम का एटम लिया और बेरिलियम के एक एटम के ऊपर उसने क्या करवा दिया, हीलियम पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया। हीलियम पार्टिकल मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो एज इट इज है ना, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 ये प्रोटॉन और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल है, तो ये अल्फा पार्टिकल, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। तो उसने क्या देखा बेटा, उसने देखा कि जब इसको स्ट्राइक करवाया गया तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन बन गया, ठीक है। यानी कि जो इनका जो मास था, जो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब नए जो सेंटर, जो नया न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस क्या हो गए, अब कंबाइन हो गए, ठीक है। इसके 2 प्रोटॉन और इसके क्या हो गए, 4 प्रोटॉन कंबाइन हो गए, तभी तो क्या बनेगा आपका 6 प्रोटॉन वाला क्या बनेगा, कार्बन बनेगा, ठीक है। और उसने देखा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन, अब देखो ये क्या था आपका, यहाँ पे टोटल सम कितना आना चाहिए था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ये कितना आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था, लेकिन एक कम आया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जो एमिट हुआ है, वो क्या एमिट हुआ है, न्यूट्रॉन एमिट हुआ है, ठीक है। फिर ये इस तरीके से उसने क्या किया था, जब उसने क्या करवाया, दोबारा से बताती हूँ, जब उसने क्या करवाया, बेरिलियम एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया, तो उसने देखा कि कार्बन 6
की फॉर्मेशन होती है और कुछ रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। और वो रेडिएशंस किसकी वजह से थी? जब उसने पैराफिन वैक्स ली और पैराफिन वैक्स के अंदर कैप्चर करवाया तो उसने देखा कि ये क्या था? न्यूट्रॉन था, और उसको उसने स्टडी किया। फिर उसके ऊपर जब इलेक्ट्रिन इन रेडिएशंस को जो न्यूट्रॉन की वजह से आ रही थी, जब उसने स्टडी किया तो इनके ऊपर ना तो पॉजिटिव, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड हुए, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड हुए। इसका मतलब तो क्या हो गया कि जो ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है? इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहां से क्या किया था उसने? इस तरीके से डिस्कवर किया था उसने न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो उसने बाद में इसका बिहेवियर को स्टडी किया गया। जब इसके बिहेवियर को स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकली तो क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। और जब इसके मास को कैलकुलेट किया गया, तो इसका मास कुछ इतना ही आया जितना कि कितना किसका होता है? एक प्रोटॉन का मास होता है। यानी कि जब इसकी मास को मेजर किया गया तो वो आया 1.6749। क्या रखना है आपको? 6749। ठीक है, 10 की पावर -27। ठीक है, अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये जब ये 27 लिखते हैं तो ये केजी में लिखते हैं। कई बच्चे मेरे पास क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, मैम 24 होगा। हाँ होता है बेटा 24, लेकिन वो ग्राम में हो जाता है। फिर मान लो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम में हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 1.6749 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में। अगर आपको ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, केजी में लिखा जाएगा तो -27, और अगर ग्राम में लिखा जाएगा तो क्या आ जाएगा? -24। इस तरीके से क्या हो गया था बेटा? आपका जो न्यूट्रॉन था उसको डिस्कवर किया गया था। तो हमने जो तीनों के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ओके, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा हम समझअप करते हैं। यानी कि आपको एक पेज पे ये लिखवा देते हैं कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। ये अब आपको दिमाग में रखना है। यानी कि हमने 3 चीजें पढ़ी अभी तक। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक पढ़ा हमने प्रोटॉन। सीक्वेंस भी इसी तरीके से, पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, और फिर क्या हुआ था? आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और ध्यान रखना न्यूट्रॉन तो बहुत लेट जाके डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और फिर क्या हो गया? हमारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, क्या करते हैं हम? जब चार्ज की बात करते हैं तो हमें पता है न्यूट्रॉन के ऊपर तो 0 चार्ज होता है, और इनके ऊपर कितना होता है? जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये नेगेटिव का होता है। और प्रोटॉन के ऊपर उतना ही क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि 1.6022 इंटू 10 की पावर क्या बोलते हैं हम? -19 कूलम। अब एक चीज को ध्यान रखना, देखो कभी आपने ध्यान दिया है, आप क्या लिखते हो कि अगर मैंने कहा कि जैसे अगर मैं सोडियम के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती हूँ तो मैं बोलती हूँ उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉइंट ये है कि हम इसको इतना चार्ज ना लिख के हम क्या लिख देते हैं? -1। इसको एक यूनिट की फॉर्म में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट -1, क्योंकि इतने को लिखना थोड़ा सा क्या हो जाता है कि थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है, इस वजह से हम एक यूनिट चार्ज निकल गया, एक्चुअल में इतने कूलम चार्ज निकलता है ना। तो अब हम क्या करते हैं? जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना चार्ज जाएगा? 2 इंटू 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम जाएगा। सिंपल है बेटा, इतना नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा। एक की वजह से जितना जाएगा, 2 की वजह से इतना बाहर निकलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए हम लिख देते हैं कि 2 यूनिट चार्ज बाहर निकल गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करवा देते हैं। अब हमने पढ़ा कि चार्ज कितना होता है। नेक्स्ट जो आता है, जो वो आता है, अगर हम किसकी बात करें? मास की बात करें। अब मास में ध्यान रखना है, अगर मान लो मैं केजी में लिखवाती हूँ तो केजी में कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है, अभी हमने पढ़ा 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 केजी।
और न्यूट्रॉन का हम जैसे पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है, सेम होता है, यानी कि 1.67 और 49, देखो ध्यान से देखना है, अब ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, सेम होता है। ऑलमोस्ट सेम होने का मतलब क्या है, अगर आपसे अब पूछे कि नहीं भाई ऑलमोस्ट सेम है, ये बताओ ज्यादा किसका है, तो आप देखो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा है प्रोटॉन के मास से। देखो 1.6726, ये तो प्रोटॉन का है, और न्यूट्रॉन का कितना है 1.6749, तो न्यूट्रॉन का ज्यादा है और प्रोटॉन का कम है। तो ध्यान रखना स्लाइटली किसका ज्यादा होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ज्यादा होता है। अब आपको एक बहुत काम की चीज सिखाती हूँ बेटा, ठीक है। एक सिंपल सी चीज तो मैंने आपको दिमाग में बिल्कुल रख लेनी है। पहली बात तो कि इलेक्ट्रॉन चाहे बेशक से घूमते रहे, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है किसी भी एटम के साइज के कंपैरेटिवली। अगर एटम का साइज बहुत बड़ा, स्पेस जितना बड़ा मान ले, तो उसमें इतना सा जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इतनी जगह में बैठे हैं और इलेक्ट्रॉन इस सारे स्पेस में घूम रहे हैं, ठीक है। ये बात तो आपके दिमाग में होगी। अब थोड़ा सा आइडिया दूसरे तरीके से लेते हैं। अगर आपको देखो पहली बात तो अगर इस चीज को ग्राम में बदलना हो ना आपको, तो ग्राम में कैसे करोगे आप, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इसका मास ग्राम में कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर। अगर इसको कितने से करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -28 ग्राम। ये ध्यान रखना बेटा, और इसमें से भी 3 कम हो जाएगा, है ना। इस तरीके से करते हैं हम, यानी कि ये हो जाएगा 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ध्यान रखना है ग्राम और किलोग्राम किसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट और होता है जिसको देख के आपको ये पता चलेगा कि अगर हम किसी, देखो जब भी हम मास कैलकुलेट करते हैं, अभी देखो मैं बात कर रही थी हीलियम के बारे में, तो हीलियम के बारे में मैं बात कर रही थी कि बेटा ये मास नंबर है, मतलब जो मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मैंने कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं किया, है ना। जब मैं मास की बात कर रही हूँ तो सोचने वाली बात है कि भाई जब एटम की बात करें तो उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है ना। तो लेकिन हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन को कहीं पे भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी। मास जब गिनोगे तो सिर्फ किसकी वजह से गिना जाता है, आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से गिना जाता है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके मास के कंपैरेटिवली आपका इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, इसके कंपैरेटिवली 10 की पावर -31 कम होता है। अगर इसको आप इस तरीके से नहीं देख पा रहे हो तो दूसरे तरीके से बताते हैं। देखो एक तरीका और भी होता है, इसको थोड़ा सा और सिंपल वे से करवा देते हैं। जैसे अगर हम एटॉमिक मास यूनिट, एक टर्म होती थी एटॉमिक मास यूनिट, हमने क्या पढ़ा था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, इसके इक्वल होता है ना। तो जब हम मान लो, आप ऐसे बोल सकते हो ना इतने ग्राम 1 एटॉमिक, अब इस चीज को मैं उल्टा भी तो लिख सकती हूँ, है ना। मैं ये सोच रही हूँ कि इस ग्राम किलोग्राम के चक्कर को छोड़ के मैं एटॉमिक मास यूनिट में लिख के देख लेती हूँ थोड़ा सिंपल वे से। तो आप इसको मैं ये मान लेती हूँ कि 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम क्या हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और अगर मुझे 1 ग्राम का कैलकुलेट करना हो तो 1/1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब मुझे प्रोटॉन के मास को कन्वर्ट करवाना है, अब ये केजी में है और ग्राम में कितना होगा इसका, ग्राम में तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये कितना होगा 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से लिख दोगे 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, तो अब इसको कन्वर्ट करोगे ना तो सिंपली इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पता है कितना आएगा, ये आएगा आपका, जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये आएगा आपका 1.0000727, अगर पूरा लिखा जाए तो ये आएगा 1.0000727 एटॉमिक मास यूनिट। देखो अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, और जब इसको इसी तरीके से बदला जाए एटॉमिक मास यूनिट में, जैसे इलेक्ट्रॉन के मास को भी एटॉमिक मास यूनिट वाली फॉर्म में बदला जाए तो ये आएगा बेटा 0.00054, और इस न्यूट्रॉन का कितना आएगा 1.000
0.0867। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो क्या आप इस चीज को देख पा रहे हो? ये शायद इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये 1 0 आएगा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ये तो फिर ज्यादा हो जाता ना, 2 0 हो जाती तो, और ये ऑलमोस्ट सेम होता है। चलो अब देखो बेटा, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट लिखूं तो अप्रोक्सीमेट ये तो 0 हो गया, और ये अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, 1 हो गया, और ये अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, 1, है ना। तो इसीलिए क्या लिखते हैं हम, न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। और प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। और इलेक्ट्रॉन के एक का मानो अप्रोक्सीमेट करो तो 0 हो गया। तो जब हम मास कैलकुलेट करते हैं, जैसे हीलियम का मास कैलकुलेट कर रहे थे, तो कभी हम किस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करवाते, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करवाते बेटा। तो इस चीज को बिल्कुल देखो, ये बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के, जो आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल, है ना। तो जब भी हम मास की बात करेंगे तो क्यों नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आपका आंसर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते। तो ठीक है भाई, हमारी ये सारी, ये वाला पेज आपको, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, साइंस साइड ली है तो आपका एमएससी तक भी काम आएगा, है ना। प्रोटॉन का मास तो कोई चेंज होना नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होना है, ये क्वेश्चन बेसिक से कहीं चेंज नहीं होने, है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इस पेज का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सारी चीजें क्लियर होगी, हमें हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये तो बाद में डिस्कवर हुआ था ना, मतलब कि ये बाद में पता चला था कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। तो हमारा क्या था, स्टार्टिंग में मॉडल जो बनने स्टार्ट हुए थे, यानी कि ये अंदाजा लगाना शुरू हुआ था कि भाई किस तरीके से एटम बन सकते हैं, किस तरीके से एटम होनी चाहिए, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ एटम, मॉडल्स ऑफ एटम का मतलब क्या है, देखो मतलब क्या क्या स्टार्टिंग में क्या क्या बोला साइंटिस्ट ने, हालांकि वो चीज गलत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सबसे पहले जो एटम दिया, जो मॉडल दिया था, वो था थॉमसन ने। हम सबको पता है थॉमसन्स मॉडल, बिल्कुल आसान भी है, ठीक है, मॉडल ऑफ एटम। उसने तो क्या बोल दिया था, क्योंकि बेटा देखो पहली बात तो थॉमसन को जब जब अपना मॉडल दिया ना, तो देखो जब थॉमसन के मॉडल को एक्सप्लेन करती हूँ मैं, तो मैं पता है क्या बोलते हैं हम, कि थॉमसन ने क्या बोला था कि जैसे एक तरबूज होता है, जैसे एक वाटरमेलन होता है ना, उसका जो रेड जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो उसका रेड पार्ट होता है, वो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो तो प्रोटॉन है, ठीक है। और जैसे उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, जो बीज होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को। तो उसने बोला था कि थॉमसन ने बताया कि है ना, एक जो कोई भी एटम है ना, वो इस तरीके से है कि प्रोटॉन है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं कहीं कहीं पे, जैसे एक वाटरमेलन वाले में अगर हम एज्यूम करवाएं, ठीक है। देखो थॉमसन ने न्यूट्रॉन की बात ही नहीं की, क्यों नहीं की बेटा, क्योंकि उस टाइम पे न्यूट्रॉन था ही नहीं, उसको पता ही नहीं था, है ना। जब थॉमसन ने मॉडल दिया था, तो थॉमसन ने तो कब दिया था, 1898 में अपना मॉडल दिया था। और न्यूट्रॉन कब डिस्कवर, देखो इसने अपने पूरे मॉडल में न्यूट्रॉन का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि न्यूट्रॉन तो 1932 में डिस्कवर हुआ था, सिंपल बात है। तो सबसे पहले तो जब तक न्यूट्रॉन नहीं आया था ना, सबसे पहले तो ये वाला मॉडल आ गया था कि भाई एटम कैसा है। तो थॉमसन ने बताया, मैं बताता हूँ एटम कैसा है, प्रोटॉन्स हैं और उसके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हम सबको ये पता है कि तो भारी भरकम कमी है, मतलब कि ये तो बिल्कुल भी ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसके सारे अंदर जितनी भी आप ऐसे लिख सकते हो कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं है, तो ड्रॉबैक्स लिखनी पड़े तो सारी ड्रॉबैक्स लिख देना, कि इसने ये नहीं बताया इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं, इसने ये नहीं बताया कि न्यूट्रॉन और मतलब प्रोटॉन्स जो सेंटर में होते हैं, तो वो सारी कमियां हैं इसके अंदर। एक्चुअली ये मॉडल तब तक चलता रहा जब तक दूसरे साइंटिस्ट ने आके इसको प्रूव नहीं किया, ठीक है। जब तक अब हमें कुछ चीजें पता है जो हमारे टाइम पे अभी चल रही है बेटा, आगे जाके हो सकता है कि कुछ ये उस चीज को गलत प्रूव कर दिया जाए कि नहीं ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से होता है। तो पॉइंट ये है, तब तक तो वो एक्सेप्टेड है। फिर सेकंड मॉडल आ गया था, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। तो ये करते हैं हम, उसके बाद आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का मतलब, रदरफोर्ड का काम बहुत अच्छा था,
ठीक है, ऐसे बोल सकते हो 1911 में उसने अपना मॉडल दिया। उसकी बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक थी। उसने जो बताया था, उसने ये बता दिया था कि सेंटर में तो प्रोटॉन है और सराउंडिंग में क्या रिवॉल्व कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसकी सारी बातें ऑलमोस्ट ठीक थी। पॉइंट क्या था, उसने क्या लिया, उसने कैसे बताई ये सारी चीजें, उसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसका जो मॉडल था ना, फिर जब अपना मॉडल उसने दिखाया तब जाके थॉमसन के मॉडल की ड्रॉबैक आती है ना, कि भाई वो ये नहीं बता रहा था। पॉइंट क्या था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक, आप ऐसे बोल सकते हो कि अल्फा पार्टिकल्स को स्प्रे करवाया था एक गोल्ड फॉइल के ऊपर। उसने क्या लिया था, एक गोल्ड फॉइल ली, आप ऐसे बोल सकते हो, उसने ली थी गोल्ड फॉइल। और ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और गोल्ड फॉइल को ही, ये क्वेश्चन आता है जब मैं 9th में करवाती हूँ, वहां पे भी ये क्वेश्चन है कि गोल्ड फॉइल को ही क्यों लिया, क्योंकि वो एक ऐसी फॉइल लेना चाहता था, एक ऐसी मेटल की फॉइल लेना चाहता था जो बहुत ज्यादा थिन हो, बहुत पतली हो। अगर देखो ज्यादा मोटी होगी तो उसमें तो कई सारी लेयर्स होंगी। तो उसने क्या किया बेटा, सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल ली, थिन फॉइल। ठीक है, और गोल्ड फॉइल, क्वेश्चन आए कि गोल्ड को ही क्यों चूज किया, क्योंकि उसको क्या लेना था, एक ऐसी मेटल लेनी थी जो हाईली मेलिएबल हो, यानी कि जिसको बिल्कुल पतली से पतली बनाया जा सके, पतली से पतली लेयर को रखा जा सके। ठीक है, तो उसने यहाँ पे गोल्ड फॉइल ले ली, और गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या करवाया, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग, इसके ऊपर पार्टिकल्स स्प्रे कर दिए, कौन से वाले, अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल सब बच्चों को पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बार बार अल्फा बोलें तो समझ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो तो वो क्या होता है। अब बताओ, एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल, मैं क्वेश्चन कर देती हूँ 1 मार्क्स का, कि बताओ अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सिंपल बताओ बेटा, आप सभी बताओगे एक बार, मैं आप सभी को अनम्यूट कर देती हूँ। आप मुझे ये बताइए, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा बेटा, बिल्कुल। क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसके क्या कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो इतना तो ध्यान रखिए। म्यूट कर देते हैं अभी, है ना। ओके, तो अल्फा पार्टिकल्स को क्या करवाया उसने, स्प्रे करवाया। अच्छा, किसकी तरफ से आ रही है आवाजें। ओके, हम क्या करते हैं, गोल्ड, उसने क्या लिया, गोल्ड फॉइल ली, और उसके ऊपर क्या करवाया बेटा, अल्फा पार्टिकल्स को स्प्रे करवाया। तो उसने क्या करवाया, और यहाँ पे जो सेटअप किया ना उसने, बाहर इसके साइड में जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग कर दी, यानी कि उसने लेयर लगा दी जिंक सल्फाइड की, ताकि जिंक सल्फाइड का हमें पता है ना, जिंक सल्फाइड से जब पार्टिकल्स टकराएंगे ना, जैसे ही कोई भी टकराएगा तो वो चमकने लग जाते हैं, कुछ भी अगर उस पर जाके लगेगा ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वहीं से चमकने लग जाएगी। और अगर चमकने लग जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि किस एंगल पे टकरा रही है, इतने यहाँ पे से चमकती है तो इसका मतलब इस एंगल पे जाके टकरा रही है। ठीक है, अभी क्लास ओवर होने वाली है, कल वाली क्लास में हम इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली समझेंगे क्या होता है रदरफोर्ड का मॉडल। और अब आप ये लगा सकते हो कि यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर है वो चीजें हमने पढ़ ली हैं, और अब के बाद से सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो किसी बच्चे को क्लास स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जो बोहर मॉडल आएगा ना